बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो उन्वान है वो रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। दस्तूर में 2019 को 103 यानी 103 समझिए कि तब्दीली लाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया और उस चेंज करने के बाद 10% रिजर्वेशन आला ज़ात के लिए मख्तस किया गया। आला ज़ात नहीं कहा गया, मगर उसमें जो समझिए कि आमदनी बतलाई गई वो एक अजीब व गरीब बात है कि 8 लाख सालाना आमदनी रखने वालों को 10% रिजर्वेशन मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में यह मसला गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच में 3-2 से इस फैसले को इंडोर्स किया गया। और अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को इंडोर्स करते हुए यह भी सवाल नहीं किया कि इस पर कोई सर्वे किया गया क्या, आप इसको बुनियाद कैसे बनाएंगे, कौन से तबकात को रिजर्वेशन दिया जाएगा और किस तरह समझिए कि आप ये रिजर्वेशन देंगे। जबकि रिजर्वेशन का एक मुसल्लमा उसूल है कि पहले बाज़ाब्ता सर्वे किया जाता है, सर्वे रिपोर्ट आती है, हुकूमत उस सर्वे रिपोर्ट का जायजा लेती है, कैबिनेट डिस्कशन होता है, कैबिनेट उसको फाइनल करती है, फिर उसके बाद समझिए कि असेंबली या पार्लियामेंट, अगर समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो फिर पार्लियामेंट में उसको मंजूर किया जाता है। लेकिन ये समझिए कि जो बिल था डायरेक्ट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाई, जो 103वीं तब्दीली थी, 103 बार समझिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमाइंड किया गया है, तो उसके तहत 2019 में आपने ये 10% रिजर्वेशन दिया। अब बुनियादी सवाल यह है कि 8 लाख रुपए डेड समझिए कि आप कट ऑफ रखे हैं कि 8 लाख की आमदनी अगर किसी को है तो वो समझिए कि ईवीएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता है, जबकि एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी और फिर जहां मुसलमानों को रिजर्वेशन है मुस्लिम का अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख 2.5 लाख समझिए कि रखा गया है। और उसके ऊपर क्रीमी लेयर की बात की गई और क्रीमी लेयर में भी उस कम्युनिटी के कई तबकात को शामिल कर दिया गया है। अब यहां 8 लाख का आदमी गरीब माना जा रहा है विदाउट एनी सर्वे। समझिए कि यह दिया गया है, इस पर यकीनी तौर पर बहुत बड़ा डिबेट होगा कंट्री में। और समझिए कि जो ओबीसीज हैं वो ओबीसीज और एससीज खामोश नहीं बैठेंगे। यकीनी तौर पर एक बड़ा मूवमेंट इसका मेरा अपना समझिए कि गुमान है कि खड़े होगा। अब मैं जो बुनियादी बात समझिए कि कह रहा हूं कि अगर आप गुर्बत का जायजा लेना चाहते हैं, मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, मुल्क में इकोनॉमी का समझिए कि जो तरीका है, मुल्क में मिलियनर्स तो बन रहे हैं लोग, मिलियनर्स की लिस्ट मुल्क में ज्यादा हो रही, लेकिन उसी तेजी से तेज रफ्तार से गुर्बत की सतह भी नीचे आ रही, यानी गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही। और तरीका यह है डेवलपमेंट का कि नीचे की सतह से समझिए कि साहब ऊपर इकोनॉमी को ले जाया जाता है, लेकिन यहां अमीर अमीर बन रहा है, गरीब मजीद गरीब बन रहा है। गुर्बत मुल्क में आज सबसे बड़ा मसला है, भूख सबसे बड़ा मसला है, बदहाली सबसे बड़ा मसला है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। उसी तरह खैर मैं नेशनल प्रोस्पेक्ट्स में ज्यादा बात नहीं करूंगा। हमारी रियासत तेलंगाना के समझिए कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ने इंतखाबात से पहले यानी 2014 से पहले बड़े बुलंदबांग दावे किए थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन सिर्फ चंद दिन में दे दिया जाएगा।
12% रिजर्वेशन की बात उन्होंने कही थी। हालांकि हम समझते थे कि 12% रिजर्वेशन ये मिलना मुश्किल है, इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट की एक समझिए कि बाइंडिंग थी, वो बाइंडिंग इंदिरा साहानी केस जिसको कहा जाता है कि नॉट मोर देन 50%, नॉट एक्सीड ऑफ द 50%, कोई स्टेट 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की समझिए कि बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता है। तब हमारे पास 49.5% ऑलरेडी रिजर्वेशन समझिए कि था, तो 50% से ज्यादा क्रॉस करना मुश्किल था। मगर फिर भी समझिए कि एसटीज को जो 6% रिजर्वेशन मिलता था उनको कहा गया 10% रिजर्वेशन देंगे। मुसलमानों को समझिए कि कहा गया कि भाई आपको 4% मिलता है तो मैं 12% कर दूंगा, यानी 8% और उसमें इजाफा कर दूंगा। अब अल्टीमेटली मुसलमान तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमको ये मालूम था कि रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये आई वॉश है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जो फैसला आया, उस फैसले के बाद जो अहम बात सामने आई, हालांकि पूरा फैसला पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, मुल्क के एसटीज एससीज का रिजर्वेशन कैसे डिस्टर्ब होगा, ओबीसीज का रिजर्वेशन का मसला क्या होगा, और फिर ये जो बैरियर 50% का था वो बैरियर समझिए कि टूटा है, तो मुल्क में समझिए कि रिजर्वेशन के लिए कहां कहां कैसे कैसे आवाज उठेंगी। तो अब रिजर्वेशन के लिए हर तबका, जाट भी समझिए कि रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाएगा, गुजर भी रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाएगा, और समझिए कि कापू और वेलमास कम्मास ये सब रिजर्वेशन के लिए आवाज उठाएंगे, और ये सब रिजर्वेशन के मजे भी समझिए कि लूटेंगे। और इसमें जो 10% है वो 10% में कैसे फिक्सेशन किया जाता है वो कोई क्लैरिटी अभी नहीं आई है, लिहाजा उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। लेकिन असल जो बात करना चाह रहा हूं कि सुदीर कमीशन की रिपोर्ट तेलंगाना गवर्नमेंट के सामने है, और तेलंगाना गवर्नमेंट ही ने सुदीर कमीशन को कायम किया था। तो सुदीर कमीशन की जो फाइंडिंग है, वो सुदीर कमीशन की फाइंडिंग में मुसलमानों की इकोनॉमिकल पोजीशन, मुसलमानों की हेल्थ पोजीशन, मुसलमानों की एजुकेशनल पोजीशन और मुसलमानों का सोशल स्टेटस के मुराद मेरी समझिए कि साहब समाजी बर्तरी की बात नहीं, मैं इकोनॉमिकल कंडीशन में ही सोशल स्टेटस की बात कर रहा हूं। तो ये जो सारी पोजीशन है, ये पोजीशन सुदीर कमीशन ने अपनी फाइंडिंग में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखी, और उस सुदीर कमीशन की फाइंडिंग में यह बात बहुत वाज़ेह आई है कि एसटी, एससी, बीसी, ओबीसी से ज्यादा समझिए कि गुर्बत और इफलास का शिकार तेलंगाना के मुसलमान हैं। कुछ क्रीमिलेयर्स को मत देखिए। एक बात यह भी चलती है कि भाई मुसलमान का गरीब है, मुसलमानों की शादियां देखो, तो वो एक अलग इशू है, उस इशू पर जाऊंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुछ क्रीमिलेयर्स को मत देखिए आप, लेकिन जो सुदीर कमीशन की फाइंडिंग है, उस फाइंडिंग के मुताबिक सबसे पहले रिजर्वेशन के हकदार मुसलमान बनते हैं, और चंद्रशेखर राव साहब ने एसटीज को जो 6% रिजर्वेशन था उसको अभी 10% रिजर्वेशन कर दिया है, और 10% रिजर्वेशन किया, हम उसकी ठीक है मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, एसटीज को मिलना चाहिए, वो भी समझिए कि हकदार हैं। लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन को भी इनहैंस किया जा सकता था, लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन को इनहैंस नहीं किया गया, और ये 10% जो किया गया, ये 10% सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले किया गया। यानी जो बैरियर 50% का बैरियर था, 50% की जो समझिए कि साहब एक डेडलाइन थी कि साहब आप नॉट एक्सीड टू 50% रिजर्वेशन एट एनी स्टेट ऑफ द समझिए कि इंडियन यूनियन, वो समझिए कि साहब उस के रहते हुए ये 6% रिजर्वेशन एसटीज को दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इंदिरा साहानी केस का मसला तो खत्म हो गया, रिजर्वेशन तो ओपन ग्राउंड में आ गया है। अब जब रिजर्वेशन ओपन ग्राउंड में आ गया, जिन स्टेट्स में 50% था, अब ये 10% जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, 8 लाख समझिए कि 8 लाख के ऊपर क्रीमी लेयर गिना जाएगा। 8 लाख सालाना जो कमाता है
उसको समझिए कि गरीब और मुफलिस समझा गया। अगर 8 लाख सालाना मुसलमानों की आमदनी हो, अगर 8 लाख सालाना एससी और समझिए कि बीसीस की आमदनी हो, तो वो समझिए कि रिजर्वेशन के कोटे में नहीं आते, वो तो क्रीमी लेयर में चले जाते। अजीब मजाक बहरहाल हुआ है इस फैसले से, लेकिन ये 50% से अब 60% का रिजर्वेशन हो गया। तो यानी ये कि रिजर्वेशन का जो 50% के नॉट एक्सीड वाला मसला था वो खत्म हो गया। अब वो खत्म होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि साहब चंद्रशेखर साहब जो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्ती और आरएसएस की फिरका परस्ती से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुल्क के सेकुलर फैब्रिक को बाकी रखने की बातें कर रहे हैं और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तमाम के साथ इक्वालिटी और इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो हम ये देख रहे थे कि भाई कम से कम ये जो नॉट एक्सीड 50% का जो बैरियर था वो टूटने के बाद चंद्रशेखर साहब ऐलान करेंगे कि मुसलमानों के रिजर्वेशन को इनहैंस किया गया। कम से कम समझिए कि 12% नहीं तो 10% तो कर दिया जाए, 6% और इनहैंस कर दे, इनहैंस ऑफ द रिजर्वेशन। मैं टोटल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी 4% रिजर्वेशन तो मिल रहा है। इकोनॉमिकल और एजुकेशन समझिए कि फील्ड में हमको यह रिजर्वेशन हासिल है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह बहरहाल समझिए कि हम जीतेंगे, क्योंकि ये जो फैसला आया इसके बाद समझिए कि हमको बड़ी उम्मीद उससे बन गई है। तो ये है कि आप मजीद 6% इनहैंस कर देते तो मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिल जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि सुदीर कमीशन की फाइंडिंग के बाद भी आप समझिए कि इतने दिन हो गए ये वर्डिक्ट आने के बाद आपने मुसलमानों के रिजर्वेशन के एनहांस का कोई ऐलान नहीं किया, जबकि एसटीज का तो जियो भी निकल गया। बड़ी तेजी से सूरत से कार्रवाई हुई, लेकिन मुसलमान तो समझिए कि उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। आपकी अलाई पार्टी जो है वो तो आपके जेब में है और आपका बेड़ा गर्क कर देगी वो अलाई पार्टी के साथ अगर आप इसी तरह इश्क फरमाएंगे, क्योंकि मुसलमान आपसे नाराज है। आप ये मत समझिए कि मनुगौड़ में मुसलमान आपका साथ दिए, तो मुसलमान इस वजह से साथ दिए कि बहरहाल वहां पर एक चैलेंज था बीजेपी को हराने का, वो चैलेंज आपने भी एक्सेप्ट किया था। तो वो जो जीत है, मनुगौड़ की जो जीत है, वो जीत समझिए कि मुस्लिम और कम्युनिस्ट वोट की बुनियाद पर है। मुस्लिम और कम्युनिस्ट वोट नहीं आते तो फिर आप समझिए कि बीजेपी आ जाती। तो ये मुसलमान और कम्युनिस्टों की देन है जो वो इलेक्शन जीते हैं, और हम भी पुरुम्मीद थे, हम भी समझिए कि साहब वो कर रहे थे कि भाई किसी तरह से बीजेपी यहां पर हार जाए, और क्योंकि आप रेस में आगे थे तो लिहाजा टीआरएस जीत जाए, ये हमारी तमन्ना। और हमारी तमन्ना यही है कि रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो, भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार हासिल न हो, या फिर वो अपोजिशन के स्टेटस में भी समझिए कि अपोजिशन के मुकाम पर भी न आए, अपोजिशन कोई और दूसरी पार्टी बने, ये हमारी तमन्ना है। लेकिन आप ऐसा लगता है कि एक फियर में है कि मैं मुसलमानों को खुश दूंगा तो फिर समझिए कि कम्युनल फ्लेयर अप होगा, जबकि चंद्रशेखर राव साहब आपकी हुकूमत 104 एमएलए के साथ चलती, 119 में से 104 आपके, फिर उसके साथ 7 मस्करे भी आपके साथ हैं। तो समझिए कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप जो चाहे वो फैसला आसानी से ले सकते। लेकिन क्या आप में फिरका परस्ती से लड़ने की बात करने का हौसला है, लेकिन अमली जमीन पर इकदाम करने का हौसला समझिए कि चीफ मिनिस्टर साहब के पास से समझिए निकल गया है। मुस्लिम इदारों को देखें तो मुस्लिम इदारे यतीम खाने बने हुए, हत्ता कि अभी 9 नवंबर को आलमी यूम उर्दू मनाया गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की समझिए कि साहब पैदाइश के मौके पर आलमी यूम उर्दू मनाया गया, और सारी दुनिया ने मनाया, सारे स्टेट्स में मनाया गया आलमी उर्दू। खुद हमारे पास उर्दू यूनिवर्सिटी में भी प्रोग्राम हुआ। लेकिन उर्दू एकेडमी को अगर हम देखेंगे तो उर्दू एकेडमी का चेयरमैन ही गायब है, उसको मालूम भी नहीं कि उर्दू डे है आज। फाइनेंस कॉरपोरेशन भी उसी तरह यतीम खाना बना हुआ है, उर्दू एकेडमी यतीम खाना बनी हुई है। और वक्फ बोर्ड तो इल्ला माशाअल्लाह, वक्फ बोर्ड कैसे चल रहा है उसकी तारीफ क्या करूं मैं।
रोजाना एक समझिए वाकया आता है कि वक्फ की जमीन फलां जगह कब्जा कर ली गई, वक्फ के कब्रस्तानों को फलां जगह खबरों को तोड़कर समझिए कि कब्जे किए जा रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड तो बेयारो मददगार है। फाइनेंस कमीशन, उर्दू एकेडमी, वक्फ बोर्ड, फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी कमीशन तो है ही नहीं। माइनॉरिटी कमीशन खत्म हो गया तो उसको रैप करके रख दिया गया, अभी इसकी जरूरत नहीं। और फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है उसमें कोई परमानेंट ऑफिसर्स भी नहीं है। वक्फ बोर्ड समझे सीए उसको हंटिंग कर रहा है। कोई परमानेंट सीईओ समझिए कि वक्फ बोर्ड को नहीं मिल रहा है। ये पोजीशन मुसलमानों की, और रियासत में मुसलमान 14% है। 14% के ताल्लुक से रिपोर्ट आपके हाथ में, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट जरा फिर रीचेक कर लीजिए आप कि मुसलमानों की पोजीशन क्या है। अच्छा, 8 साल में अगर जायजा लिया जाए तो मुसलमानों की माशी, समाजी और तालीमी पसमानदगी जो है उसको देख लीजिए आप, या फिर आप कोई व्हाइट पेपर दीजिए। व्हाइट पेपर में सिवाय रेजिडेंशियल स्कूल के कुछ और नहीं है माशी और तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए। तो आप एक तरफ फिरका परस्ती से लड़ रहे हैं, सेकुलर फैब्रिक की बात कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन दूसरी तरफ जो कौम को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस टारगेट कर रही है मुसलमान को, उन मुसलमानों को आप पूछकर देखना भी नहीं चाहते। जो समझिए कि साहब इंडक्ट किए जा रहे हैं, वाइस चांसलर्स इंडक्ट किए गए 10, एक मुसलमान इस काबिल आपकी नजर में नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का यह तरीकेकार रहा कि एक मुसलमान मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन में रहा, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मुसलमान को नहीं लिया गया। पार्लियामेंट में कोई मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में। मुसलमान की नुमाइंदगी नील है पार्लियामेंट में। मुसलमानों की नुमाइंदगी वाइस चांसलर्स में नील है। मुसलमानों की नुमाइंदगी पब्लिक सर्विस कमीशन में नील है। और फिर उसके साथ अगर खुद रियासत में असेंबली में अगर देखें तो सिर्फ एक मुसलमान आया है जीत के आपका, जबकि मुसलमान जीत कर आते थे अजलाओं से। आप जब 2014 को इलेक्शन को जा रहे थे उससे पहले आपने कहा कि मुसलमान अजलाओं से नहीं जीत सकते, हम कॉरपोरेशन में उनको समझिए कि काउंसिल में उनको भिजाएंगे। कितने मुसलमानों को काउंसिल में भिजाया आपने? कितने मुसलमानों को? फरीद साहब हटे उसके बाद कोई समझिए कि मेंबर नहीं आया। सलीम साहब हटे उसके बाद कोई मुस्लिम मेंबर नहीं आया। कितने मुसलमानों को इंडक्ट किए? हेरा फेरी के 2 ही मुसलमान हैं। एक समझिए कि आपका इमाम जामीन शेर, दूसरा समझिए कि सिद्दीपेट का शेर, 2 ही 6, और ये दोनों नाकारा है। दोनों मुस्लिम कम्युनिटी में दोनों भी सिफर नजर आते हैं। कोई हैसियत नहीं है इन लोगों की मुस्लिम कम्युनिटी में। ऐसे लोगों को आपने एमएलसी बनाया। आपने पॉलिटिकल कितना मुसलमानों को बुलंद किया इन 8 साल में, आप खुद देखें। आप कहते हैं कि साहब सोशल फैब्रिक के तहत चलना चाहिए, सेकुलर फैब्रिक मजबूत होना चाहिए। सोशल फैब्रिक के कहां सोशल फैब्रिक चला रहे हैं? मुसलमानों को पॉलिटिकली दफन किया जा रहा है, मुसलमानों को नजरअंदाज किया जा रहा है। और फिर कितने समझिए कि साहब कॉटेज इंडस्ट्रीज मुसलमानों के लिए आपने खोले। कितने औरतें बेरोजगार हैं मुसलमानों की, कितने बैंक्स मुसलमानों को लोन दिए हैं, कितने समझिए कि गरीब औरतों के लिए रोजगार के मौके आप पैदा करें। आप बताइए इन 8 सालों में क्या हुआ। अगर हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो आपने जुर्रत के साथ एसटीज को 6% रिजर्वेशन दिया है, तो उसके साथ मुसलमानों को क्यों नहीं दिया? जब असेंबली में बिल आया था सेंट्रल को भेजने के लिए, तो आपने एसटीज और मुसलमान दोनों को क्लब किया था, दोनों के बिल पेश हुए थे, लेकिन आपने मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। अब आप ये समझ रहे हैं कि साहब मैं बीजेपी को गाली दे रहा हूं, मोदी साहब को गाली दे रहा हूं, अमित शाह को गाली दे रहा हूं और मैं उनसे लड़ाई लड़ रहा हूं, मुसलमान खुश हो जाएंगे, मेरे को वोट डाल देंगे। ऐसी गलतफहमी में मत रहिए। खुद मजलिस भी अब इस तरह से वोट नहीं ले सकती, उसके लिए भी बहुत दुश्वारियां रहेंगी इलेक्शन में। और यकीनन समझिए कि सेकुलर और सोशल फैब्रिक मजबूत होना चाहिए स्टेट का। यह स्टेट कम्युनलिज्म से पाक होना चाहिए।
मोहब्बतें आपस में होनी चाहिए, लेकिन आप जिनको लेकर चल रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी का नुकसान कर रहे हैं। और पूरी कम्युनिटी को ये एहसास है, कम्युनिटी को एहसास है कि आप जिसको अलाई बनाकर चल रहे हैं, जिनके बताए हुए तरीके और समझिए पॉलिसीज पर आप चल रहे हैं, मुसलमानों को गुस्सा है कि मुसलमान समझिए इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये इनके अलाई हमारा नुकसान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी समझिए कि हमारे को वो नहीं दे रही है जो हमारे को जरूरत है। तो बहरहाल उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द आप मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का ऐलान करेंगे। जिस तरह एसटी को आपने ऐलान किया, उसी तरह मुसलमानों के रिजर्वेशन का ऐलान करेंगे। और अब समझिए कि 50% का जो बैरियर था, वो 50% का बैरियर टूट चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। चैलेंज होता है तो बड़े वकला को रखिए, उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन मुसलमान आपको देख रहे हैं कि आप जल्द से जल्द रिजर्वेशन का ऐलान करेंगे। और अगर वाकई आप समझिए कि सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं स्टेट में और कंट्री में, और समझिए कि मुसलमानों को उनका जायज हक देना चाहते हैं, हर कौम का जायज हक अगर आप देना चाहते हैं, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि साहब इस्लामिक सेंटर कहां गया, समझिए कि रुबात कहां गई अजमेर शरीफ में, फिर समझिए दरगाह आपके का क्या हुआ, ये डेवलपमेंट्स क्या हुए, ये सब बातें मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूं। सिर्फ रिजर्वेशन की आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप रिजर्वेशन दीजिए, तो फिर आपका आने वाला समझिए कि थर्ड टर्म भी आपका रहेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर समझिए कि आपके लिए बहुत दुश्वारी होगी, बहुत से मसाइल पैदा होंगे। 14% वोट आपका हाथ से निकल जाएगा। अभी भी मुसलमान आपसे नाराज है, मुसलमान कोई खुश नहीं है। इस खुशफहमी का शिकार आप न रहें। आप जमीन का जायजा लें तो आपको खुद मालूम होगा आपके अलाई से कितना खुश है, आपसे कितना खुश है। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि समझिए कि साहब 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों का है, उसको आप 6% इनहेंस करके 10% रिजर्वेशन देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो फिर हमको समझिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि किसके साथ कैसा सलूक किया जाए। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।